गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम सीए फाउंडेशन की लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है। इसके 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब में। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और उसको चेक कर सकें। तो हम इसी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर सीए फाउंडेशन का आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग। तो बहुत इजी है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक तो हम सिस्टमेटिकली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें, आप इससे अकाउंटिंग करते हैं। एक तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, आप अपने एक्सपेंसेस इनकम का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक तो रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे अकाउंटिंग की मदद से, अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे तभी आप अपना पी&एल और बैलेंस शीट बना सकते हैं। पी&एल प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन शो करेगा, बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी कि आपकी असेट कितनी है और आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है, आपको कितनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है। और तभी आप ये जो रिजल्ट है वो कम्युनिकेट करने पाएंगे अपने ऑनर को। आप इसके बेस पे अपने ऑनर को बता पाएंगे कि लास्ट कंपेरेटिव चार्ट बना पाएंगे कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट ये था, अब ये हो गया, इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, तो उसके लूप होल्स आप जो उसके कारण है, रीज़न, वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का हम फटाफट रीड कर लेते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, एक बार सिंपल रीडिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। The objective of accounting can be given as follows: systematic recording of transaction को systematically record करना, यानी डे टू डे वाइज रिकॉर्ड करना। सेल के ट्रांजेक्शन है तो सेल के अकाउंट में रिकॉर्ड करना, परचेज के ट्रांजेक्शन है तो परचेज के अकाउंट में रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले तो हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग में। बेसिक ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, जो मूल ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, इस टू सिस्टमेटिकली तरीके से रिकॉर्ड रखना द फाइनेंशियल आस्पेक्ट, जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, ट्रांजेक्शन है और बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में आपने पढ़ लिया था, बुक कीपिंग का जो ट्रायल बैलेंस बनाने तक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बुक कीपिंग में कवर्ड होता है। यानी पहले आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं अपने बिजनेस में, फिर आप उसकी जर्नल में एंट्रीज करते हैं जिसे प्राइमरी बुक भी आप बोलते हैं, फिर लेजर बनाते हैं और उसके बेस पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस आप आगे ही पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं। ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस, जो ये शो करता है कि आपका डेबिट जो है और जो क्रेडिट साइड है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो जितना आप डेबिट कर रहा है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। डुअल एस्पेक्ट पे कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, अगर आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है। These recorded transactions are later on classified and summarized logically. इन्हें लॉजिकली आप समराइज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एंड फॉर देयर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के लिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना ट्रांजेक्शन का। सेकेंड, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। फिर आप रिजल्ट निकालते हैं कि जो आप एक्सपेंस इंकर्ड कर रहे हैं, जो इनकम अर्न कर रहे हैं, उसका फाइनली रिजल्ट क्या है आपके बिजनेस में। Accountant prepare profit and loss account to know that the result of business operation for a particular period of time। आपको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो भी टाइम पीरियड आप सेलेक्ट करते हैं, जनरली 1 ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर या अकाउंटिंग ईयर आप जिसे बोलते हैं, वो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में एंड हो सकता है, और कई कंट्रीज़ में जनवरी से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर और दिसंबर में एंड होता है। तो 12 मंथ का ही पीरियड होता है जब हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। पर ये नेसेसरी नहीं है, आप चाहें तो पर मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं अकाउंट में, आप चाहें तो 6 मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टाइम पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ रेवेन्यू सेल एक्सीड एक्सपेंसेस देन इट इज सेड दैट बिजनेस इज रनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपकी सेल ज़्यादा है, एक्सपेंसेस आपकी कम है, यानी जो सेल का टोटल है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो कहा जाता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहा है। बट इफ़ एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू, पर अगर जो आपके एक्सपेंस हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, देन इट कैन बी सेड दैट बिजनेस इज रनिंग अंडर लॉस। तो कहा जाता है कि आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प द मैनेजमेंट एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर। मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, और डिफरेंट स्टेक होल्डर आप पढ़ चुके हैं। स्टेक होल्डर में क्रेडिटर, डेटर, बैंक, शेयर होल्डर, ऑनर सब आएंगे। स्टेक होल्डर मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसका आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है। अगर आपकी अगर आपकी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है तो उससे भी लॉस हो सकता है,
तो स्टेक होल्डर में आता है इन टेकिंग रैशनल डिसीजन। रैशनल मतलब लॉजिकल डिसीजन वो ले सकें। जैसे किसी बैंक ने आपको लोन दे रखा है तो वो स्टेक होल्डर है, क्योंकि कल को अगर आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डूबती है या लॉस ही लॉस होता है तो बैंक का जो लोन है वो डूब सकता है। तो बैंक एक स्टेक होल्डर है, मतलब बैंक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है जब भी वो लोन देता है, और टाइम टू टाइम रिव्यू करता रहता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ताकि उसका जो लोन का पार्ट है वो सेफ रहे। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस इज नॉट प्रूव टू बी रेम्यूनरेटिव और प्रॉफिटेबल, अगर ये पता चलता है कि आपका बिजनेस रेम्यूनरेटिव नहीं है, रिटर्न नहीं दे रहा है या प्रॉफिटेबल नहीं है, द कॉज ऑफ सच अ स्टेट ऑफ अफेयर कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट उस रीजंस को पता कर सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें लॉस क्यों हो रहा है, फॉर टेकिंग रेमेडियल स्टेप, ताकि वो उसको सुधार सके। कहीं गलती हो रही है तो आप उसे चेंज कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में आप फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके थे। पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, और सेकंड ऑब्जेक्टिव था जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए उनके बेस पे रिजल्ट कैलकुलेट करना कि प्रॉफिट की सिचुएशन है या लॉस की सिचुएशन है। थर्ड पॉइंट है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन में असेट एंड लायबिलिटी आती है कि आपके पास असेट कौन कौन सी हैं जो आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी हैं, बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदी हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, ये असेट में आएंगी। और लायबिलिटी मतलब आपको क्या क्या अमाउंट पे करना है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है जिनसे आप उधार सामान खरीदते हैं एक्सेट्रा, वो लायबिलिटी। तो आप फाइनेंशियल पोजीशन का ही पता करते हैं कि आपके पास कितनी असेट और कितनी लायबिलिटीज हैं। A businessman is not only interested knowing the result of the business in terms of profit or loss for a particular period। बिजनेसमैन केवल यही जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता कि उसे प्रॉफिट लॉस क्या होता है हुआ है, बल्कि वो ये जानने में भी इंटरेस्टेड होता है, बट इज ऑल्सो अनेक्शियस, वो चिंतित होता है टू नो, ये जानने के लिए दैट व्हाट ही ओव मतलब किसी से जो आपने लोन ले रखा है आप किसी के लिए लायबल हैं देने के लिए, ओव लायबिलिटी टू द आउटसाइडर, कि आपको कितना देना है आउटसाइडर में, डिवेंचर, क्रेडिटर, बैंक लोन, ये सब आएंगे। एंड व्हाट ही ओन, आपके पास क्या क्या है असेट्स ऑन अ सर्टेन डेट। टू नो दिस अकाउंटेंट प्रिपेयर अ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, पॉपुलरली नोन एज बैलेंस शीट, आप उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट है कि असेट और लायबिलिटी का, और बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को ही बनाया जाता है। एंड हेल्प इन असर्टेनिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, इससे आपको बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है कि आपकी लायबिलिटीज ज़्यादा इंकर्ड हो रही है कि आपके पास असेट ज़्यादा हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गए अकाउंटिंग के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव था जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए उसके बेस पे रिजल्ट कैलकुलेट करना, रिजल्ट मीन्स प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तीसरा ऑब्जेक्ट है कि आप फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं कि आपकी एसेट कितनी है, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल मतलब लॉजिकल या रीजनेबल, आप इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं अपने ऑनर को, अपने स्टेक होल्डर्स को, कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले सकें। डिसीजन मतलब जैसे आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं ABC, तो ये पता होना चाहिए कि A प्रोडक्ट बेचने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, B प्रोडक्ट बेचने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, C प्रोडक्ट बेचने पे कितना प्रॉफिट होता है। अगर C को बेचने पे लॉस हो रहा है और इन पे प्रॉफिट हो रहा है तो मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकता है, स्टेक होल्डर ये बोल सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर दो, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे सकते हैं, एक डेडलाइन दे सकते हैं कि भैया 6 महीने तक इसे कंटिन्यू करो। अगर 6 महीने बाद भी ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट कमा के नहीं देता है, या कोई ब्रांच भी हो सकती है कि पर्टिकुलर शहर में आपने कोई नई ब्रांच खोली, ये ब्रांच या प्रोडक्ट ये सेगमेंट हमें नहीं कमा के दे रहा तो इसे बंद कर देना। तो ये पता कब चलेगा, जब मैनेजमेंट को आप इन्फॉर्मेशन देंगे अकाउंटिंग की, आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो अकाउंटिंग का मोटिव होता है स्टेक होल्डर को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देना ताकि वो सही डिसीजन ले सकें। सॉरी। अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज को बोला जाता है अकाउंटिंग को, क्योंकि इसी के से बिजनेस के बारे में पता चलता है कि आप प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं। कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन एंटरप्राइजेस टू वेरियस स्टेक होल्डर्स को बताती है बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आप बता सकते हैं कि आपके प्रॉफिट में है, लॉस में है। अकाउंटिंग एम, अकाउंटिंग का मोटिव होता है टू मीट मतलब फुलफिल करना, टू मीट मतलब टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ डिसीजन मेकर एंड हेल्प देम इन रैशनल डिसीजन मेकिंग, और वो आपकी मदद करते हैं सही डिसीजन लेने में। तो 4 अपन ने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के। पहला था सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, दूसरा था जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए उसके बेस पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, तीसरा था फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना बैलेंस शीट बनाकर, फोर्थ था कि जो इन्फॉर्मेशन आई है वो अपने ऑनर को कम्युनिकेट करना, अपने स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करना ताकि वो एक सही डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट
टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी मतलब पेइंग कैपेसिटी, चुकाने की क्षमता, सॉल्वेंसी का मतलब होता है हिंदी में पेइंग कैपेसिटी, चुकाने की क्षमता कितनी है। तो अगर आपके पास असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, तो आप सही सिचुएशन में हैं, आपकी लिक्विड पोजीशन सही है। इसके लिए आप रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं, 12th क्लास में भी था चैप्टर, अभी भी आएगा। तो ये सॉल्वेंसी पता चल जाती है कि अगर आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा, इट मीन्स आप डेंजर जोन में हैं, आप इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं अगर टाइम पे अपना कैश का कलेक्शन नहीं करते हैं। तो बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट बनाने से मैनेजमेंट नॉट ओनली रिवील व्हाट इज ओन एंड व्हाट बाय एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट को ना केवल ये पता चलता है कि हमारे पास क्या है और हमें किसको कितना देना है, बट ऑल्सो इट गिव द इंफॉर्मेशन, इससे ये भी पता चलता है रिगार्डिंग कंसर्न एबिलिटी टू मीट इट्स लाइबिलिटी, कि आप कितने एबल हैं अपनी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए इन द शॉर्ट रन लिक्विडिटी पोजीशन, की अभी कोई मांगने आ जाए। शॉर्ट रन जनरली विद इन 1 ईयर होता है कि विद इन 1 ईयर करंट लाइबिलिटीज जो आप बोलते हैं कि अगर अभी विद इन 1 ईयर या ऑन डिमांड, करंट लाइबिलिटी एक टर्म है जो आप आगे पढ़ेंगे, 11th-12th में अगर आप पढ़ चुके हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो समझते होंगे। करंट लाइबिलिटीज उन्हें बोला जाता है या तो जिन्हें मांगने पर ऑन डिमांड या विद इन 1 ईयर पे करना होता है बैलेंस शीट की डेट से, उन लाइबिलिटीज़ को आप करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो वो कितना आप पेमेंट करने में एबल हैं, एंड ऑल्सो इन द लॉन्ग रन सॉल्वेंसी पोजीशन एज इन व्हेन दे फॉल ड्यू, और कितनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी चुकाने में आप एबल हैं। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हो गए अकाउंटिंग के, फटाफट रिवाइज कर लें। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, पहला ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिजनेस के जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन है, जो डे टू डे के ट्रांजैक्शन, उनके रिकॉर्ड मेंटेन करना। दूसरा ऑब्जेक्ट था जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए सिस्टमेटिक, उनके बेस पे आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में पता करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। तीसरा, फिर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, आप कितनी असेट है, आप कितनी लाइबिलिटी है। फोर्थ था कि जो इन्फॉर्मेशन आई, जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट बनाकर बैलेंस शीट और पीएनएल से वो अपने ऑनर को आप कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो सही डिसीजन ले सकें बिजनेस के बारे में। और फिर आप अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन पता करते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं, कितनी आप पेइंग कैपेसिटी रखते हैं अपनी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए। नेक्स्ट, एन ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज डिपिक्ट मतलब दर्शाया गया है, शो किया गया है इन द चार्ट गिवन बिलो। इस चार्ट में आपको बताया गया है समराइज वे में ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग आएगा, इसमें बताया था बुक कीपिंग में जनरल आ जाएगा, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने तक का जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसे बुक कीपिंग बोला जाता है। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में पहले बनाते हैं प्रोडक्ट फिर बेचते हैं तो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनाए खरीदते हैं और आगे बेचते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। और पीएनएल अकाउंट तो कॉमन है, पर हायर क्लासेस में ये तीनों अकाउंट एक ही नाम से जाने जाते हैं, पीएनएल अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। यह मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट अलग से नहीं बनाया जाता है जनरली। हायर कंपनी में तो एक ही नाम से आप जानते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट अकाउंट बोलते हैं, जो प्रॉफिट और रिजल्ट शो करता है। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो आपकी एसेट और लायबिलिटी कितनी है, बैलेंस शीट आपको बताती है। कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर मतलब स्टेक होल्डर, जो आपके स्टेक होल्डर हैं, बार बार बोल रहा हूँ, जिनका आपकी कंपनी में इंटरेस्ट होता है। आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें डीप में मैंने आपको समझा रखा है। तो जो स्टेक होल्डर होते हैं, जिसमें ऑनर भी आ जाएंगे, आउटसाइड पार्टी, क्रिएटर, बैंक लोन, ये बैंकर्स भी आ जाएंगे, उनको आप फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है बिजनेस की। नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के काम क्या क्या हैं, अकाउंटिंग किन किन कामों में यूज़ की जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर एज अंडर मेजरमेंट। एक तो मेजरमेंट करना कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, अकाउंटिंग यही बताती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है। अकाउंटिंग मेजर पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट के बेस पे ही तो परफॉर्मेंस निकालती है। आपने कोई इनकम 12 मंथ में काम कर लिया तो उसके बाद ही तो पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस। आप फ्यूचर का थोड़ी निकालेंगे, आप प्रेजेंट में निकालेंगे पास्ट की परफॉर्मेंस के बेस पे ऑफ द बिजनेस एंटिटी। एंड डिपिक्ट मतलब शो करते हैं करंट फाइनेंशियल पोजीशन, यानी अकाउंटिंग पास्ट पर बेस्ड होती है, जो पास्ट में ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे आपने किसी को सैलरी का पेमेंट किया, आपने किसी को रेंट का पेमेंट किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, आपने सामान बेचा, सेल की, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं ना अपन पहले ही थोड़ी रिकॉर्ड कर लेते हैं एडवांस में। अपन को जब वो चीज़ होती है उसी के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग हमेशा पास्ट पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट फोरकास्टिंग मतलब आप इसके बेस पे फ्यूचर का थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन। जैसे मैं सैलरी देता हूँ
अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेरे यहाँ जॉब करते हैं लोग, मैं उन्हें 10 लाख की सैलरी देता हूँ और मुझे नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा और मैं 5 लोग और हायर करूँगा, 5 एम्प्लॉयज़ और रिक्रूट करूँगा अपने बिजनेस में। ये एस्टीमेट है, ये कोई भी लगा सकते हैं अपने बिजनेस को देख के जनरली। तो ये 5 लोगों को मैं साल भर की 1 लाख सैलरी दूंगा सपोज, तो साल भर की सैलरी हो गई 5 लाख इन 5 की। तो फिर मेरी सैलरी जो है नेक्स्ट ईयर वो 15 लाख हो जाएगी, राइट। ये प्रेडिक्ट किया है आपने, फोरकास्टिंग की है, भविष्यवाणी की है। जो नहीं ऐसा हो सकता है आपके एम्प्लॉय ज़्यादा रिक्रूट कर लें, हो सकता है इससे कम रिक्रूट करें या करें ही ना, पर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देख के हर आदमी अपने फ्यूचर का एस्टिमेट लगाने की कोशिश करता है कि मेरे पास अभी ये सिचुएशन है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो उसको वो पहले से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि वो उसके लिए तैयार है। तो आपको अगले साल 15 लाख सैलरी देनी है, तो आपको इतना कैश अरेंज करना पड़ेगा, कम से कम 15 लाख, ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी टाइम पर दे सकें। तो अकाउंटिंग आपकी इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि आप अपने आज के बेस पे जो अकाउंट्स ने आपको रिकॉर्ड बनाए उनके बेस पे आप प्रेडिक्शन निकाल सकें, भविष्यवाणी कर सकें। सपोज आपकी सेल आज जो आप सामान बेच रहे हैं 1 करोड़ है और आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो 10% से ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर आपकी सेल 1.10 करोड़ के नियर बाय होगी, या तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, पर जब 10% ग्रोथ रेट चल रही है आपके बिजनेस की, तो आप ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 1.1 करोड़ आपकी सेल होगी नेक्स्ट ईयर। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, एग्जैक्ट भी हो जाए, कम भी हो जाए, तो प्रेडिक्शन है। तो अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है फोरकास्टिंग करने में। अकाउंटिंग हेल्प इन फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी करना, फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजिंग यूजिंग पास्ट डेटा। पास्ट को बेस मान के आप भविष्यवाणी करते हैं, एनालाइजिंग द ट्रेंड निकालते हैं कि किस में कहाँ हम परफॉर्म कर सकते हैं बेटर। डिसीजन मेकिंग में तो मदद करती है अकाउंटिंग, ऑब्वियसली आप डिसीजन ले पाते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा आपका प्रॉफिट और लॉस कितना है, तो आप कैसे डिसीजन ले पाएंगे कि मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू करूं या बंद करूं, या इस प्रोडक्ट को मैं कंटिन्यू करूं या बंद करूं, या इस ब्रांच को, आपकी 10 शहरों में ब्रांच है इंडिया की, 9 ब्रांच तो आपको प्रॉफिट कमा के दे रही है, 1 ब्रांच लॉस में चल रही है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि उसे बंद किया जाए। अकाउंटिंग प्रोवाइड रेलेवेंट मतलब इम्पॉर्टेंट जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स टू एड मतलब हेल्प करना, राशनल मतलब सही डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग आपकी मदद करती है कि सही डिसीजन मेकिंग आप कर सकें। कंपैरिजन इवैल्यूएशन, कंपैरिजन तो हो ही जाएगा जब अकाउंटिंग आती है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं आप। भाई हमारा 2000 मान लीजिए 19 में ये प्रॉफिट था, 2020 में ये था और 2021 में ये था, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि तीनों साल के प्रॉफिट बढ़े हैं या घटे हैं, एक्सपेंसेस बढ़े हैं या घटे हैं। तो अकाउंटिंग कंपैरिजन करने में भी आपको हेल्प करती है। अकाउंटिंग असेस मतलब कैलकुलेट करती है, परफॉर्मेंस मूल्यांकन, अचीव जो आपने अचीव किया है इन रिलेशन टू टारगेट्स एंड डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़, कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, होना या ना होना। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आप उन्हें बोलते हैं संदिग्ध, हिंदी में बोलते हैं संदिग्ध दायित्व। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब जिनका होना या ना होना फ्यूचर पे किसी घटना पे डिपेंड करेगा। जैसे आपके पे किसी ने केस कर रखा है, सूट फाइल कर रखा है, केस कर रखा है कोर्ट में, तो अगर आप हार गए तो 1 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे आपको, और जीत गए तो 1 करोड़ रुपये मिल भी सकते हैं। अगर आप हारे तो अप्रॉक्स 1 करोड़ रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन सामने वाली पार्टी को, और जीत गए तो मिल भी सकते हैं। तो हम जीत गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर हार गए तो उसको तो आप अभी से अरेंज करेंगे ना पैसा। ये थोड़ी कि आप कोर्ट ने डिसीजन दे दिया फिर आप टाइम मांगेंगे मुझे पैसे के लिए टाइम दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर आप ये जो 1 करोड़ है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, इसके लिए पहले से प्रोविज़न बना के रखेंगे, अरेंजमेंट तो करके रखेंगे कि अगर आप हार गए तो आपको पैसा देना पड़ सकता है। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनका होना या ना होना फ्यूचर में किसी इवेंट पे डिपेंड करता है, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेडिक्शन में मदद करती है, कंपेयरिंग इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। तो अकाउंटिंग आपकी इसमें हेल्प करती है कि आप किस तरह से कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल तो हो ही गई, अकाउंटिंग से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपकी वीकनेस है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है और कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाई वीकनेस, की कमियां पता करती है ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम, जो डे टू डे का आपका सिस्टम है, जो बिजनेस चल रहा है उसमें, एंड प्रोवाइड फीडबैक, आपको सूचना देती है, फीडबैक देती है रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस की कहाँ पे सही हो रहा है, मेजर अडॉप्टेड टू चेक सच वीकनेस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग गवर्नमेंट की मदद करती है, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पता होता है कि उसके भी क्या एक्सपेंस है, उसको कितनी इनकम हो रही है, टैक्स जो वसूल कर रही है गवर्नमेंट।
अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को मदद करती है, इन्फॉर्मेशन देती है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन एंटिटी एज वेल एज कलेक्शन ऑफ टैक्स। अपनी एंटिटी पे नजर रखे, अपने ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है तो उसे तो पता होना चाहिए, गवर्नमेंट कंपनियां भी होती हैं जैसे BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड सेक्टर, तो ये और कलेक्शन कर सके टैक्स का। तो ये काम है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। एक तो मेजरमेंट करना, मेजरमेंट मतलब पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे प्रेजेंट में एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना, फोरकास्टिंग में आपकी हेल्प करना, डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन में आपकी हेल्प करती है, कंट्रोल कर सकते हैं आप, अपनी वीकनेस पता करके उन कमियों को सुधार सकते हैं, और गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा है कि वो अकाउंटिंग मेन करके टैक्स का कलेक्शन रिकॉर्ड कर सकती है। नेक्स्ट है टॉपिक बुक कीपिंग। अभी पढ़ाया था बुक कीपिंग में केवल ट्रायल बैलेंस तक की जो चीज़ें हैं, यानी पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानना जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, फिर ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करना, जनरल में रिकॉर्ड करना, फिर लेजर बनाना, और फिर लेजर के बेस पे ट्रायल बैलेंस बनाना, ये बुक कीपिंग का पार्ट होता है। बुक कीपिंग आपकी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करती, वैसे रिकॉर्ड मेंटेन करती है, उसे बुक कीपिंग बोलते हैं। तो इसे समझने पहले फटाफट, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को एक ही मान रहे हो। अकाउंटिंग वर्ड है एक तो, और एक बुक कीपिंग वर्ड है। बुक कीपिंग का मतलब हुआ केवल अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचाना जो आपके बिजनेस के डे टू डे के ट्रांजैक्शन हैं, जिनमें कैश इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। हम केवल जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर किए जाते हैं उन्हीं बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानना, प्लस फिर उन्हें जर्नल यानी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करना, प्लस जर्नल के बेस पे लेजर बनाना, और फिर इनके बेस पे ट्रायल बैलेंस बनाना, ताकि आप डबल एंट्री सिस्टम के एस्पेक्ट को फुलफिल कर सकें। ट्रायल बैलेंस में जितना डेबिट है उतना क्रेडिट भी होना चाहिए, ये चेक किया जाता है ताकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल सके कि जितना आपने डेबिट किया उतना क्रेडिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग में आता है। इन्होंने आगे आपको एक चार्ट भी दे रखा है, चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। पहले अकाउंटिंग में इसके बाद का प्रोसेस आता है। अकाउंटिंग में इसके बाद क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना यानी प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, फिर आपकी बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटीज़ कितनी है पता करना, ये, और फिर अब ये इन्फॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करना, स्टेक होल्डर को बताना, ये अकाउंटिंग में आता है। बुक कीपिंग में केवल ट्रायल बैलेंस तक की एक्टिविटी आएंगी, यानी एक तो जर्नल में रिकॉर्ड करना प्राइमरी बुक जिसे आप बोलते हैं, प्लस लेजर बनाना और प्लस ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सब किसका पार्ट है, बुक कीपिंग का। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो अकाउंटिंग बोला जाता है। इसमें बैलेंस शीट बनाना, P&L अकाउंट बनाना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर को बताना, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं हम, अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें अकाउंटिंग भी आ गई और बुक कीपिंग है। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोल सकते हैं, अकाउंटेंसी बोल सकते हैं, जो आप 11-12 से अपनी बुक का नाम पढ़ते थे, अकाउंटेंसी। इसलिए यहाँ पे एक चार्ट भी दे रखा है जिसे आप समझ सकते हैं। पेज नंबर 13 पर यहाँ पे देखिए साफ साफ, बुक कीपिंग में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आ गया। अकाउंटिंग में वही आपका बैलेंस शीट, P&L अकाउंट आ गया, और अपने स्टेक होल्डर को रिजल्ट कम्युनिकेट करना आ गया कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। इन दोनों को ऐड करके अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बुक कीपिंग भी इंक्लूड है और अकाउंटिंग भी इंक्लूड है। अब हम रीडिंग कर लेते हैं फटाफट। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि इनको एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाता है। बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी, वो एक्टिविटी है, कंसर्न मतलब जो कि रिलेटेड होती है विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, जो फाइनेंशियल डेटा है जो जिन्हें मनी में मेजर कर सकते हैं, जिन ट्रांजेक्शन को रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन इन अ सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट एंड ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर मतलब डेट वाइज, ऐसा थोड़ी होगा कि आज एंट्री की फिर 10 दिन नहीं करी फिर कर रहे हैं, फिर 11 दिन नहीं करी फिर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। डे टू डे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन्हें एक ऑर्डर में मेंटेन करना है कि फर्स्ट डेट को इतना हुआ था सेल, सेकंड डेट को इतनी हुई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे रिकॉर्ड करना। इट कवर प्रोसीड्यूरल आस्पेक्ट, इसमें सभी प्रक्रिया आती है, वो अकाउंटिंग वर्क एंड एम्बेरस मतलब ये अडॉप्ट करती है रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन को। ऑब्वियसली बुक कीपिंग प्रोसीजर आर गवर्न बाय द एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या है, अकाउंट मेंटेन करने क्यों कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप पढ़ चुके हैं द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है इसमें कि प्रॉफिट और लॉस की क्या सिचुएशन है आपकी, बैलेंस शीट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि एसेट और लायबिलिटीज़ कितनी हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे आप। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि आपके साल भर में कितना पैसा आया और कितना गया।
कैश अकाउंट भी यही बताता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है, पर फर्क है, कैश अकाउंट तो केवल कितना पैसा आया कितना गया ये बताता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज बताता है कि बिजनेस में किस एक्टिविटी से कितना पैसा आया। एक्टिविटी जो होती है बिजनेस की, एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डे टू डे, जिसके लिए आपका मेन बिजनेस है, जैसे आपका कपड़ा बिजनेस बेचने का काम है तो आपके वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। जो कपड़ा आप खरीद रहे हैं फिर आगे बेच रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी जो भी एक्टिविटी डे टू डे से रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। सेकेंड एक्टिविटी होती है बिजनेस में इन्वेस्टिंग। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी मनी को बढ़ाने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, जैसे कोई एसेट खरीदना, कहीं शेयर खरीदना किसी कंपनी के, ताकि आपका पैसा जब बढ़ता रहे। बिजनेस की बात हो रही, घर की बात नहीं हो रही, पर्सनल चीज़ों की, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और थर्ड होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिनसे आप अपने बिजनेस के लिए पैसा लेके आते हैं, शेयर इशू करना, लोन लेना, बैंक लोन लेना, ये सब इसमें कवर्ड होते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको यही बताता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया कितना गया, इन्वेस्टिंग से कितना आया कितना गया, और फाइनेंसिंग से कितना आया और कितना गया। तो इसलिए कई बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश अकाउंट में कंफ्यूज रहते हैं। कैश अकाउंट भी सर यही बताता है, नहीं, कैश अकाउंट तो इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट बताता है कि भाई इतना पैसा आया इतना गया, दैट्स इट। वो ये नहीं बताता किस एक्टिविटी से कितना आया और कितना गया, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि किस एक्टिविटी से कितना पैसा आया और कितना गया, ताकि आप एनालिसिस कर सकें, अपनी कमियां अगर आपने कोई की है, गलती हुई है तो उन्हें सुधार सकें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है, जो एक्टिविटी वाइज आपको बताता है कितना पैसा आया कितना गया, इंक्लूडिंग शेड्यूल बनते हैं, कुछ सूचियाँ बनती हैं, नोट्स बनते हैं अकाउंट्स में। अगर आपको कुछ चीज़ें बतानी है अकाउंट्स में तो नोट्स बनाए जाते हैं शेयर होल्डर को, अपने ऑनर को बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं इस पर्टिकुलर आइटम में जो आपने बैलेंस शीट में मेंशन किया है या P&L अकाउंट में मेंशन किया है। जैसे आपने सेल लिख दी, जैसे आपकी सेल हुई है 50 करोड़ 50 करोड़ सेल हुई है। अब आप मान लीजिए 5 आइटम सेल करते हैं, आप कपड़े का बिजनेस भी करते हैं, क्लॉथिंग यूटेंसिल भी बेचते हैं, आप वुड का बिजनेस भी करते हैं, फर्नीचर का बिजनेस भी, आपका इलेक्ट्रिकल आइटम का भी बिजनेस है, और भी एक और बिजनेस मान लीजिए। तो इतने सारे बिजनेस हैं, उन सबकी सेल है 50 करोड़, तो ये तो P&L में लिखी जाएगी। P&L में आप ये थोड़ी लिखेंगे कि इतनी इसकी इतनी, इसके लिए नोट्स बनाए जाएंगे नीचे समझाने के लिए शेयर होल्डर को, ऑनर को, ताकि उन्हें पता रहे कपड़े की बिजनेस से 10 करोड़ हुआ, इससे 10 करोड़ हुआ, इससे 10 करोड़ हुआ, और सपोज इससे 5 करोड़ हुआ टोटल, इससे 15 करोड़ हुआ। तो उन्हें पता है कि किस सेगमेंट से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस सेगमेंट से कितनी सेल हो रही है। तो अकाउंट्स में दिखाई जाती हैं सारी डिटेल चीज़ें, नीचे अकाउंट्स में नोट्स में दिखाते हैं। हम मेन जो चीज़ें सेल परचेज वो आप ऊपर P&L और बैलेंस शीट में शो करते हैं। नेक्स्ट, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ें क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, और अगर आपको नहीं आ रहा फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बुक कीपिंग ऑल्सो रिक्वायर सुटेबल क्लासिफिकेशन, ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई किया जाता है, जो सेल का है वो सेल बुक में जाएगा, जो परचेज का है परचेज बुक में जाएगा। इवेंट, दिस इज ऑल्सो डिटरमाइंड with reference to the requirement of financial statement. A bookkeeper may be responsible for keeping all record of a business. आपको बिजनेस के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। बुककीपर जनरली अकाउंटेंट को ही बोलते हैं। और ओनली ऑन ऑफ अ मेजर सेगमेंट सच एज पोजीशन ऑफ द कस्टमर, अकाउंट की पोजीशन क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर। अगर आप बहुत सारे कस्टमर को सामान बेच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस कस्टमर से कितने पैसे लेने। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अ केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। अगर बुक कीपिंग सिस्टम सही रख रहे हैं तभी अकाउंटिंग बहुत अच्छी होगी आपकी, अदरवाइज अकाउंटिंग ढंग से नहीं मेंटेन होगी। The essential idea behind maintaining bookkeeping record is to show correct position regarding each head of income. Accounting maintain कर bookkeeping को maintain करने का main idea होता है कि हर head की income पे रिकॉर्ड हो, expenditure रिकॉर्ड हो, खर्चे। A business में purchase goods on credit as well in cash. बिजनेस में उधार सामान भी खरीदा जाता है और कैश सामान भी खरीदा जाता है। When goods are bought on credit, जब आप उधार सामान खरीदते हैं, a record must be kept of the person to whom money is owed. तो आपको ये रिकॉर्ड रखना चाहिए कि किस पर्सन को आपको सामान पेमेंट करना है जिससे आपने उधार सामान खरीदा है। तो आप ओव्ड है, ऋणी है उस पर्सन के, तो आपको पता होना चाहिए किस बंदे से हमने सामान उधार खरीदा, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का। द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस में लाइक टू नो, वो ये जानना चाहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, व्हाट अमाउंट इज ड्यू ऑन क्रेडिट परचेज, कितना पेमेंट करना है क्रेडिट परचेज का, उधार परचेज का, एंड टू हुम, और किसे करना है। ये प्रॉपर रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन, अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे ढंग से, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन इन रिगार्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपकी इनकम कितनी
कितनी और एक्सपेंस कितने हैं। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, जो जनरली 12 मंथ का होता है इंडिया में, जो अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंड होता है, द प्रोपरेटर वांट टू नो, वे जानना चाहते हैं हाउ मच प्रॉफिट हैज़ बीन अर्न, कितना प्रॉफिट हमने कमाया है, और लॉस हैज़ बीन इंकर्ड, कितना लॉस हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पीरियड। फॉर दिस लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन नीडेड, इसके लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, विच कैन बी गैदर मतलब जिन्हें इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रख के। देयरफॉर इन बुक कीपिंग द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज इनडिस्पेंसिबल फॉर एनी बिजनेस, किसी बिजनेस के लिए प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इनडिस्पेंसिबल तो सेपरेट नहीं, उसे मेंटेन करना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। At this level, the major concern of curriculum is with bookkeeping and preparation of financial statement. आपको पहले bookkeeping मेंटेन करना होगा और उसके आधार पे फिर आप अपने financial statement बना सकते हैं। It seems important to mention at this point, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है that bookkeeping and preparation financial statement have legal implication also, क्योंकि आप पढ़ते हैं 11th क्लास से, कंपनी को मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट खुद ही कहती है इन लोगों को अकाउंट्स रखना ज़रूरी है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप सिंगल पर्सन है तो अभी आप टैक्स में पढ़ेंगे, जब हायर क्लासेस में आ जाएंगे इनकम टैक्स पढ़ेंगे, उसमें भी रूल है कि अगर आपकी सेल, आपकी इनकम इस लिमिट से ज़्यादा है तो आपको प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, ताकि कल को अगर टैक्स वाले आपके यहाँ रेट डालते हैं, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो पता हो। तो लीगल इम्प्लीकेशन भी होते हैं, आपको लीगली भी अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ऑप्शनल नहीं है। अकाउंट आप रखना ना रखना आपके हाथ में नहीं है। जिन ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने कह रखा है, जैसे कंपनी है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, आपको अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। यानी डे टू डे के ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं उनके रिकॉर्ड मेंटेन करिए। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर गाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट में लिखा होता है, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी बाय स्पेशल एक्ट गवर्निंग दीज इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन। जो भी बैंक्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनको भी अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। हाउएवर, यद्यपि फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप सिंगल पर्सन हैं एंड पार्टनरशिप बिजनेस है, देयर इज नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, अलग से कोई लॉ नहीं बना हुआ है रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर अभी आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, इनकम टैक्स में एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा आपकी इनकम है या सेल है तो आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करने होंगे, भले आप सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे अकेले बिजनेस कर रहे हो या साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हो। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये तो पढ़ ही लिया आपने, बहुत बार रिपीट हो रहा है कि आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बुक कीपिंग में। इट इज़ कंसर्न मतलब रिलेटेड विद कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रखते हैं इन अ सिस्टमेटिक तरीके से, इन लॉजिकल सही तरीके से, मैनर टू शो इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ताकि आप बिजनेस के फाइनेंशियल इफेक्ट दिखा सकें कि प्रॉफिट है, लॉस है, असेट है या लायबिलिटी कितनी है। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन बिजनेस, आप फाइनेंशियल जो इफेक्ट है बिजनेस के निकालते हैं। इट इज कंसर्न, इट इज रिलेटेड with the combined effect of all transaction made during the accounting period upon financial position of the business as a whole। आप पूरी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं बुक कीपिंग से, कि आप बुक कीपिंग ढंग से रखी होगी तभी तो आप आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हेल्प करता है आपको। चलिए एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, फटाफट पूरा हो जाएगा। डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, बुक कीपिंग ट्रायल बैलेंस बनाने तक का जो प्रोसीजर है वो बुक कीपिंग कहलाता है, उसके आगे का प्रोसेस अकाउंटिंग में काउंट होता है। फटाफट पढ़ लेते हैं। सम पीपल मिस्टेक बुक कीपिंग अकाउंटिंग टू बी सिनोनिमस, मतलब ये अपोजिट मतलब एक जैसे वर्ड हैं, टर्म्स हैं, बट इनफैक्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पर वास्तव में सिनोनिमस नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, पढ़ाया था अभी आपको, अकाउंटिंग एक ब्रॉड वर्ड है। इट कॉल फॉर अ greater understanding of record obtained from bookkeeping and ability to analyze, interpret the information provided by bookkeeping records। अकाउंटिंग में एनालिसिस भी होता है। एनालिसिस मतलब हम सही जा रहे हैं बिजनेस में, गलत जा रहे हैं, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, अपनी वीकनेस पता करना, तो उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज, बुक कीपिंग में केवल रिकॉर्डिंग किया जाता है ट्रांजेक्शन को, वाइल अकाउंटिंग इज, तो ये सिनोनिमस नहीं है, ये डिफरेंट, दोनों अलग टर्म है। Concerned with the summarizing phase of an accounting system, bookkeeping provide necessary data for accounting and accounting start where bookkeeping end। जहाँ bookkeeping end होती है वहाँ से accounting start होती है। पहला डिफरेंस, bookkeeping is a process concerned with recording of transaction, जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के, उन्हें रिकॉर्ड करना bookkeeping है। Whereas accounting is a process concerned related with summarizing of recording transaction, उन्हें समराइज करना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये अकाउंटिंग का काम है।
बुक कीपिंग कॉन्स्टिट्यूट एज ए बेस फॉर अकाउंटिंग, ऑब्वियसली बेस है, फाउंडेशन। अगर बुक कीपिंग ढंग से नहीं होगी तो अकाउंटिंग तो आप बना ही नहीं सकते, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता करेंगे। Whereas accounting is concerned related as a language of business accounting. Third, bookkeeping. In bookkeeping, financial statement do not form part of this process. Financial statement bookkeeping में बनते नहीं, financial statement किस में बनते हैं, accounting. Whereas in accounting, financial statement are prepared in this process on the basis of bookkeeping record. Bookkeeping के base पे आप financial statement बनाते हैं. In bookkeeping, managerial decision cannot be taken with the help of these record. Bookkeeping में management decision नहीं ले सकता. Bookkeeping में तो आपने केवल रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसमें आपको रिजल्ट थोड़ी पता चल रहा है कि आपका प्रॉफिट किस एक्टिविटी में ज़्यादा हो रहा है, लॉस किस एक्टिविटी में ज़्यादा हो रहा है। तो मैनेजमेंट यानी ऑनर क्या डिसीजन लेगा, इसके लिए अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। इन अकाउंटिंग मैनेजमेंट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। इन बुक कीपिंग देयर इज नो सबफील्ड ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग की कोई सबफील्ड नहीं है, मतलब इसका कोई अलग, इसमें और कोई ब्रांचेस नहीं है। जबकि अकाउंटिंग में अभी आप पढ़ेंगे 5 ब्रांचेस होती हैं जनरली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है सेवरल सबफील्ड लाइक अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एटसेट्रा। अभी हम इन्हें पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होती हैं सब। In bookkeeping, financial position of the business cannot be ascertained through bookkeeping record. Financial position मतलब आप बुक कीपिंग से, रिकॉर्ड मेंटेन करने से ये नहीं पता कर सकते हमारी असेट और लाइबिलिटीज़ कितनी है। जबकि इन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस असर्टेन, आप फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। तो रिलेशनशिप जो है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का ये नीचे दे रखा है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों को अकाउंटेंसी का पार्ट माना जाता है। इन अकाउंटेंसी ब्रॉड वर्ड हो गया जिसमें अकाउंटिंग भी आ गई और बुक कीपिंग भी इंक्लूड हो गई। चलिए आज की क्लास इतनी लेते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। थैंक यू सो मच।